बचपन से ही उनके अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा था और स्वामी विवेकानंद जो कोलकाता से आते थे, उनके आदर्श थे, जिनकी किताबें वो बड़े चाव से पढ़ते थे। और 8 साल की उम्र में ही वो आरएसएस की शाखा से जुड़ गए, जो उनके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला फैसला साबित हुआ। 1975 में जब इमरजेंसी में आरएसएस पर बैन लगा, तब भी मोदी पीछे नहीं हटे और अंडरग्राउंड रहकर विरोध का काम करते रहे। ये उनकी वो कमिटमेंट थी जिसने आरएसएस के बड़े नेताओं को प्रभावित किया। 1985 में आरएसएस ने उन्हें बीजेपी को सौंपा और 1990 में उन्होंने आडवाणी जी की ऐतिहासिक रथ यात्रा का संपूर्ण आयोजन संभाला, जो सोमनाथ से अयोध्या तक गई और जिसने पूरे देश में बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर दी। 2001 में जब उन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने 2001 से 2010 के बीच 10.9% ग्रोथ रेट हासिल किया, जो उस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा था, और गुजरात को एक बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में बदल दिया, जिसे पूरा देश गुजरात मॉडल के नाम से जानने लगा। 2014 में जब वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत हासिल की और एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए जिसने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक और आर्टिकल 370 जैसे वो फैसले लिए जिनके बारे में सोचना भी पहले नामुमकिन लगता था। और यही वो बात है जो उन्हें भारत के आम लोगों से सीधे जोड़ती है। अब देखते हैं कि बंगाल में बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रही। तो हमने देखा कि बीजेपी हो या नरेंद्र मोदी, ये सब संघर्ष से निकले हैं। ये कोई कांग्रेस नहीं है जहां सब कुछ विरासत में मिल जाता है और बिना मेहनत के कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। और यही बीजेपी और मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है, जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। और यही वो चीज थी जो बंगाल में काम आई। 2021 के चुनाव में जब बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई तो पोस्टमार्टम में एक बात साफ निकली कि नेशनल लीडर्स के भरोसे चुनाव लड़ा गया था। जमीन पर टीएमसी जैसा कोई संगठन नहीं था, बूथ लेवल पर कोई मैनेजमेंट नहीं थी, और इसी कमजोरी को दूर करने के लिए बंगाल की कमान आरएसएस को सौंपी गई। आरएसएस ने सबसे पहले अपनी शाखाओं पर काम किया। 2021 में बंगाल में आरएसएस की लगभग 6000 शाखाएं थीं और टारगेट था 12000 का, यानी 100% ग्रोथ, और 2026 तक 11000 से ज्यादा शाखाएं खड़ी हो गईं, जिसमें नॉर्थ बंगाल में 1034 से 1153 और साउथ बंगाल में 1206 से 1564 शाखाएं हो गईं, जिसका मतलब था कि बंगाल का कोई गांव, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं बची जहां आरएसएस का स्वयंसेवक न हो। शाखाओं के साथ साथ आरएसएस ने होम कॉन्टैक्ट इनिशिएटिव चलाया, जिसमें मेंबर्स हर घर में गए, बंगाली में बात की और लोगों से सीधा संवाद किया। और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने खुद फरवरी 2025 में बंगाल में 11 दिन बिताए और बर्दवान में हजारों स्वयंसेवकों के साथ ओपन मीटिंग की। इसके अलावा आरएसएस ने बंगाल के स्लम्स और गरीब बस्तियों में 1123 से ज्यादा सेवा बस्ती सर्विस सेंटर्स बनाए, जहां गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी गई, फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए गए और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी गई। और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये हुआ कि जो गरीब हिंदू समाज सरकार के 1500 रुपए की स्कीम पर निर्भर था, वो आरएसएस की तरफ खिंचने लगा, क्योंकि सरकार सिर्फ वोट से पहले पैसे देती थी। आरएसएस साल भर बिना कुछ मांगे मदद करता था। जंगल महल के ट्राइबल इलाकों में, जो वेस्ट मेदिनीपुर, बंकुड़ा, पुरुलिया और बीरभूम को मिलाकर बनता है, आरएसएस ने वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए सालों तक काम किया, ट्राइबल्स को हिंदू आइडेंटिटी से जोड़ा और क्रिश्चियन कन्वर्जन के खिलाफ खड़ा रहा। और 2026 में जंगल महल की लगभग सभी सीटें बीजेपी के खाते में गईं। चुनाव के दौरान आरएसएस ने 250 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1,75,000 से ज्यादा मीटिंग्स की, और जब टीएमसी के गुंडों ने आरएसएस वर्कर्स पर हमले किए, तब भी वो पीछे नहीं हटे। बीजेपी ने सबसे पहले ये समझा कि बंगाल कोई एक चुनावी साइकिल का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म मिशन है, जिसमें धीरे धीरे वोट शेयर बढ़ाना है, जमीन तैयार करनी है और फिर डिसीजिव मोमेंट पर पूरी ताकत झोंकनी है। पहला काम था एब्जॉर्प्शन और कंसोलिडेशन, यानी स्क्रैच से शुरू करने के बजाय जो पहले से ट्रेंड वर्कर्स मौजूद थे उन्हें अपने में समेटना।
टीएमसी में बहुत से ऐसे बूथ लेवल वर्कर्स थे जो फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि उनके अरमान पूरे नहीं हो रहे थे, कट मनी का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा था और सिंडिकेट में उनकी जगह नहीं बन पाई थी। और वामपंथी पार्टीज के वो वर्कर्स जो सीपीआईएम छोड़कर टीएमसी में आए थे, वो भी अंदर से बेचैन थे। बीजेपी ने इन दोनों ग्रुप्स को एब्जॉर्ब किया और एक ऐसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें लेफ्ट वर्कर्स का डिसिप्लिन, टीएमसी वर्कर्स की लोकल नॉलेज और बीजेपी का नेशनल नैरेटिव तीनों एक साथ मिल गए, जिसे कैडर बिल्डिंग नहीं बल्कि कैडर री इंजीनियरिंग कहना ज्यादा सही होगा। दूसरा काम था नैरेटिव इंजीनियरिंग, जिसके 3 हिस्से थे। पहला, बंगाली हिंदू आइडेंटिटी को कल्चरल नेशनलिज्म से जोड़ना। दूसरा, टीएमसी के पॉलिटिकल वायलेंस और डेली करप्शन को हर घर तक पहुंचाना कि आपकी जिंदगी इस सरकार में कैसे तबाह हो रही है। और तीसरा, एक एस्पिरेशनल मैसेज देना कि बंगाल जो कभी पूरे भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, वो फिर से उस मुकाम पर पहुंच सकता है। ये 3 लेयर वाला नैरेटिव किसी भी मार्केटिंग कैंपेन की तरह था, जिसमें पहले पेन पॉइंट दिखाया, फिर थ्रेट दिखाया और फिर एक पॉजिटिव विजन दिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम था बूथ लेवल माइक्रो गवर्नमेंट, जिसमें हर बूथ के हर वोटर की कास्ट, रिलीजन और गवर्नमेंट स्कीम्स से जुड़ी जानकारी मैप की गई। हर इलाके के इन्फ्लुएंशियल लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, चाहे वो कोई टीचर हो, दुकानदार हो या मंदिर का पुजारी, और उन्हें बीजेपी की आइडियोलॉजी से जोड़ा गया। इसके साथ सुवेंदु अधिकारी का टीएमसी से आना एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि वो अपने साथ टीएमसी के बूथ मैनेजमेंट के सारे अंदरूनी राज लेकर आए और उस जानकारी को बीजेपी की स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि बीजेपी ने कोई नया सिस्टम नहीं बनाया, बल्कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसे ही रिवायर किया, उसे इमोशनली रिकनेक्ट किया और बूथ बाय बूथ एग्जीक्यूट किया। और इसी स्ट्रेटजी से बीजेपी ने बंगाल में इतनी प्रचंड जीत हासिल की, जिसकी उम्मीद शायद खुद बीजेपी को भी नहीं थी, जिसे देखकर आज पूरा विपक्ष सदमे में है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में कहा था कि बीजेपी से लड़ो, बीजेपी की विचारधारा से लड़ो, लेकिन भगवान राम से मत लड़ो। और ये बात विपक्षी पार्टियों को समझनी होगी कि हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा चलाकर चुनाव नहीं जीते जा सकते। तो दोस्तों, ये था बंगाल का वो पूरा सियासी सफर जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है।